स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपका 5th चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम ये देखते हैं, हम ये समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हमारे डेली यूज़ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि रोटी बनाई जाती है, आप खाते हैं रोटियों को, ठीक है। दाल बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, और आप किसी पेपर में लिख रहे हैं और आपने उस पेपर के टुकड़े कर दिए। ऐसे काफ़ी सारे यूजेस आपकी डेली यूज़ में होते हैं। तो हम देखते हैं कि डेली यूज़ में होने वाले ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो भौतिक है और कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो रासायनिक हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। आपकी मम्मी ने कहा कि मुझे मीठा पानी पीना है या शरबत पीनी है, तो शरबत बनाने के लिए आप पानी में शक्कर घोल देते हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार दूध से दही जमना भी एक परिवर्तन है, यानी कि आप दूध से दही जमाते हैं तो दूध दही में ही तो परिवर्तित हो रहा है ना, तो वो परिवर्तन हो गया। अब आप पानी में चीनी को मिला रहे हैं तो वो एक मीठा पानी हो गया, यानी कि पानी किससे परिवर्तित हो गया, मीठे पानी में परिवर्तित हो गया है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाई है जिन्हें आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप काफ़ी सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास में जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास पेड़ों को कटते हुए भी देखते होंगे आप। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी कटिंग करते हुए देखते होंगे आप। इस अध्याय में आपने कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए अब हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट दीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काट दीजिए। इन टुकड़ों को फर्श तथा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आपने पहले इसके 4 पीसेस कर दिए, फिर आपने उस 1 पीसेस में से और 4 पीसेस कर दिए, यानी कि पहले तो आपने ये 4 पीसेस किए थे, फिर इस वाले 1 पीसेस में से आपने ये वाले 4 पीसेस किए थे। अब आपने इसे टेबल पर रख दिया और इसे अच्छी तरीके से जमा दिया, बिल्कुल पेपर का हरा आकार ले लेता है। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित तो हो जाता है, जैसे कि कागज का फटना, कागज फट गया, वो एक साबुत कागज जो था वो एक टुकड़े वाले कागज में फट गया, लेकिन आप उस कागज से एक नया कागज तो नहीं बना सकते, लेकिन उस कागज के परिवर्तन में या फिर उसके जो गुण हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें और चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? हाँ भाई, बना सकते हैं। चौक के चूर्ण में पानी मिला करके हम उसे चौक बना सकते हैं। कांच का प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। हम कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख देते हैं, यानी कि बर्फ और नमक में रख देते हैं। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन जाएगा? बन जाएगा। जब हम उसे दोबारा से जमाएंगे तो दोबारा से बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रियाकलाप 4.6.4, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाल लेते हैं। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रख देते हैं। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। बर्तन की भीतरी सतह पर भाप बनती है और वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके जल में परिवर्तित हो जाती है। क्रियाकलाप 6.5, ज्वाला पर काट कर कार्य करते समय सावधानी बरतें। आपकी बुक में सावधानी लिखी हुई है। आप कोई भी अगर गैस फ्लेम पर वर्क कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सावधानियां बरतनी है। आपको क्या करना है, इसके लिए उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़े। लोहे की चीज ले रही है आपने। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखें। आपने उसे गैस स्टोव की ज्वाला पर रख दिया। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करें। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल। जब आप किसी ब्लेड को, क्योंकि वो लोहे का है, उसे गर्म करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए, कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है।
पहले वाला रंग वापस आ जाता है, पहले वाला रंग तो वापस नहीं आता क्योंकि उसको हमने जला दिया है और जलाने से उसकी जो चमक थी वो खत्म हो गई है। आपने देखा क्रियाकलाप में 6.1 6.2 में देखा कि चौक अथवा कागज की आमाप में परिवर्तन हो जाता है। उसके आमाप में परिवर्तन हो जाता है, जबकि 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव में और गैस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन 6.5 क्रियाकलाप में आदि के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ का आकार जैसे कि हमने वो ले लिया था कागज, आमाप ले लिए थे, रंग ले लिए थे जैसे कि लोहा हो गया, ये सब क्या होती हैं, उनकी भौतिक गुण होती हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी कि आप क्या देखते हैं सभी क्रियाकलापों में कि आपने कागज को काटने के बाद आपने उसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश की, वो जुड़ा तो नहीं, लेकिन आप लुगदी बना करके दोबारा से एक नया पेपर बना सकते हैं। तो यानी कि आप उसे दोबारा से फटे हुए कागज से आप एक नया पेपर तैयार कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक उत्क्रमणीय क्रिया हो गई। इसी तरीके से आप चॉक बोर्ड के आसपास फूले हुए चॉक पाउडर से एक नया चॉक बना सकते हैं, तो ये भी एक उत्क्रमणीय क्रिया हो गई। कांच के प्लास्टिक के कटोरे में अगर आपने बर्फ को गला लिया है, अगर दोबारा से आप फ्रीज में रख देंगे तो वो दोबारा से जम जाएगी, फिर से ही उत्क्रमणीय क्रिया हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी की भाप बना रहे हैं, भाप बना करके उसे दोबारा ढकने पर वे दोबारा से जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने गैस से भी द्रव बना ली है, लेकिन और यहाँ पर भी आपने लोहे को गर्म किया, उसके रंग में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन लोहा लोहा ही रहा फिर भी। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वो सभी भौतिक परिवर्तन कहलाती हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तब उस पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ऐसे परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ हमारे पास बन के आ जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है कि नहीं जम जाती है। ये पदार्थ जंग कहलाते हैं, यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क, लॉन आदि के लोहे के बने दरवाजे, बगीचों, पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच, लोहे के लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। जंग कब लगती है, जब कोई भी लोहे की वस्तु या फिर कोई भी वस्तु जल या वायु के संपर्क में आती है, तब उनसे क्रिया करके वे एक ऑक्साइड परत बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि घर में रखी हुई कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु के कुछ दिनों तक खुला रखने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि वो पहले से ही गीला है और वो वायु के संपर्क में आने पर अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं और उसे हम जंग कहते हैं। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। इसलिए कैसा परिवर्तन हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें जो लोहा होता है वो जंग लग के एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है और आप उस जंग लगे पदार्थ से एक नया लोहा नहीं बना सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिसमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो इसके लिए आपको बुक में क्रियाकलाप 6.6 दिया गया है, जिसे आपको अपने शिक्षक या निर्देश दिए जाने पर ही करना है। सावधानी दी गई है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। मैग्नीशियम की पतली पत्ती अथवा तार का टुकड़ा लेना है, इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लेना है। अब सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लेकर जाना है। आप देखेंगे कि इसमें से एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश देती हुई यह जलने लगेगी। पूरी तरीके से जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म शेष रह जाती है। जब पूरी तरह से जल जाती है तब वहाँ पर क्या रह जाता है शेष, एक वाइट कलर के पाउडर या फिर भस्म शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी, यानी कि वो है एक नया पदार्थ बना लेती है। तो जो भस्म होगी यानी कि जो व्हाइट कलर का पाउडर प्राप्त होगा हमको, वो मैग्नीशियम के फीते जैसा नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो गया है। किससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। ध्यान दें यहाँ पर लिखी गई समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है, ठीक है।
इस प्रकार का जो समीकरण आपकी बुक में दिया गया है, ये जो तीर दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई पदार्थ बन रहा है। तो आपकी जैसे मैथ में लिखते हैं आप उस तरीके से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इनके जो सूत्र होते हैं वो बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही ये छात्रों से अपेक्षित है। यानी कि यहाँ पर आपको समीकरण जो है यहाँ पर आपको संतुलित करने होते हैं, लेकिन अभी आपको ये बड़ी क्लास में सीखने होंगे। आपको यहाँ पर कोई भी बुक में आपके में नहीं दिया गया है, इसलिए इस समीकरण को संतुलित भी नहीं किया गया है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। अब आपको क्या करना है, एक वाइट कलर का जो पाउडर आपके पास बनकर आया है उसे आपको टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और जल की कुछ मात्रा उसमें मिलानी है। मिश्रण यानी कि इसे जलीय विलीन बनाना है और अच्छी तरीके से इसे हिला देना है। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण करना है। अब आपको देखना है कि जो मिश्रण हमको प्राप्त हो रहा है कि वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है या फिर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन के किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय और क्षारकीय। अब आप इनका परीक्षण करेंगे तब आप देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है या फिर नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तब उसके आधार पर आप इसे अम्लीय और क्षारीय विलयन में वर्गीकृत कर सकेंगे। अब आपने क्या किया, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बना देती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ घुल जाती है और यह एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है जो कि एक क्षार होता है। और क्षार का कार्य करता है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घुलने पर बनता है। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसलिए बना क्योंकि मैग्नीशियम को हम वायु में जला रहे हैं, यानी कि आप हवा में तो जला रहे हैं उसे, जब कोई भी चीज़ जलती है वो वायु में जलती है। इसका टेस्ट आपने अपनी छोटी क्लासों में किया होगा कि दिए को रख देने पर, जैसे आपने कोई फ्लेम जलाई उसके ऊपर आप किसी बर्तन को रख देते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो वो बुझ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज़ जल पाती है। तो मैग्नीशियम जो होती है वो जलने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है जो कि एक नया पदार्थ होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है जो कि स्वयं एक नया पदार्थ है। अब आपकी बुक में क्रियाकलाप 6.7 दिया गया है, लेकिन इसे हम आपकी अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक आप इस अपने चैप्टर को यहीं तक स्टडी कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो आप मुझसे नोटिस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तत्पर हूँ। और तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।